अस्सलाम वालेकुम। इस डायस पे मौजूद जनाब अदीब साहब, त्रिपाठी साहब, डॉक्टर अस्मा और आप सब, अस्सलाम वालेकुम। आपकी ये वक्फ अवेयरनेस की जो कोशिश है, मुझे लगता है बहुत अहम है, इसलिए कि मैं देखती हूँ कि इस बारे में हम लोग बिल्कुल गफलत में हैं। बरसों से हमारे पास ये ज़मीनात हैं, इसका इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं, लेकिन ये ज़मीनात की अहमियत क्या है ये इस बारे में हम बिल्कुल जानते नहीं हैं या हम गाफिल हैं। क्योंकि हमारे आबो अजदाद ने ये ज़मीनें वक्फ़ की किस लिए कि हमारे मसाजिद बने, मसाजिद और हमारे लिए क़ब्रस्तान तैयार हों। कुछ लोग दरगाहें बनाते हैं, कुछ लोग आशुर खाने बनाते हैं, और जो भी मस्जिद और दरगाह और क़ब्रस्तान और बाकी इबादत गाहों के साथ जो ज़मीनात है, उसका मकसद ये है कि वो ज़मीनात से जो भी इनकम आएगी वो उस इदारे के लिए इस्तेमाल होगी, और जो ऊपर जो पैसा बचेगा वो पैसा हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे गरीबों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बेवाओं के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन बरसों से हम ये देख रहे हैं कि ये ज़मीन का इस्तेमाल ऐसा हो रहा है कि इस पर तकरीबन इस मुल्क के 70% वक्फ की ज़मीनात ऐसे हैं जिस पर एनक्रोचमेंट हो चुका है। लोगों ने उस पर आकर अपने कब्ज़े जमा लिए हैं और बहुत सारे लोगों ने उसको बेचना शुरू कर दिया है। ये सब कौन कर रहा है? ये सरकार नहीं कर रही है, ये सब हम कर रहे हैं, हमारी अपना माशरा कर रहा है। और ये बहाना सरकार को जब मिला, सरकार की नज़र जब इस बात पर पड़ी कि ये तो ज़मीनात बहुत कीमती हैं, इनका इस्तेमाल तो हो नहीं रहा है, तो क्यों ना हम इस पर कुछ ना कुछ करें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे हक़ के ज़मीनात थे, इस ज़मीन का मालिक कौन है? हमारे एक्ट के हिसाब से इन ज़मीनों का मालिक अल्लाह है। ओनर का नाम अल्लाह होता है ज़मीन का, क्योंकि अल्लाह के नाम पर वक्फ़ की हुई ज़मीनात हैं। और जब अल्लाह के नाम पर एक बार ये ज़मीन वक्फ़ हो गई तो क़ानून के हिसाब से ना इसे बेचा जा सकता है, ना इसे कुछ और किया जा सकता है। ये ज़मीनात हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर दे दी गई हैं। लेकिन अब इसमें आज तक जो क़ानून था, जिसकी वजह से कम इस बात का इत्मीनान था कि ये ज़मीनात को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, लेकिन आज क़ानून जो लाया, नए अमेंडमेंट्स जो लाए गए, वो बहुत शातिर किस्म के अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो लिमिटेशन एक्ट का इस पर लागू कर दिया जा रहा है, वो लिमिटेशन एक्ट का मतलब ये है कि जो आम ज़मीनात होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, अगर 12 साल किसी का कब्ज़ा उस पे हो तो उसकी मिल्कियत हो जाती है, वो हो जा सकती है। लेकिन अल्लाह की ज़मीन की मिल्कियत तो बदल सकती ही नहीं हमारे क़ानून के हिसाब से। लेकिन ये अमेंडमेंट उन्होंने लाया कि लिमिटेशन एक्ट अब इस पर लग जाएगा, तो अब ये ज़मीनात जो कब्ज़ेदार है वो कब्ज़ेदार उस पर अपना माल की हक़ बना ले सकता है। बहुत ख़तरनाक अमेंडमेंट है। बहुत सारे इस तरह के अमेंडमेंट्स उन्होंने लाए हैं। जैसे पुराने एक्ट का सेक्शन 40 था, सेक्शन 40 के हिसाब से हमारे वक्फ बोर्ड के सीईओ का अधिकार था कि वो किसी ज़मीन को ये ऐलान करे कि ये ज़मीन वक्फ है या नहीं है, वो उसका राइट था।
लेकिन अब वो कलेक्टर को दे दिया गया है या कोई सरकारी ऑफिसर को दे दिया गया है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। अब यहाँ बात ऐसी होती है कि ज़मीन का अगर झगड़ा हो कि ये कब्ज़ा किसका है, तो ये झगड़ा किसके बीच में होगा? ज़्यादातर ज़मीनात पर सरकारी इदारों का कब्ज़ा है। सबसे बड़ा एनक्रोचर गवर्नमेंट खुद है, और गवर्नमेंट खुद एनक्रोचर है, और गवर्नमेंट का ही ऑफिसर इसको तय करेगा, तो इसमें इंसाफ होगा कैसे? हो नहीं सकता है। अब ऐसे बहुत सारे ख़तरनाक अमेंडमेंट्स लाए गए हैं। उसमें से एक अमेंडमेंट ऐसा है कि आज तक वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना ज़रूरी था, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुस्लिम होना ज़रूरी था, और वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर सिर्फ मुस्लिम समाज के होना ज़रूरी थे। लेकिन अब उन्होंने इसमें ऐसी तब्दीली लाई है कि वो मेंबरशिप, अलग अलग कैटेगरी के जो मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स आने के बाद खुद ब खुद नॉन मुस्लिम्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और मुसलमानों की तादाद उसमें बहुत कम हो जाएगी, और सीईओ भी कोई भी ऑफिसर हो सकता है, मुस्लिम होना ज़रूरी नहीं है। तो आखिर में बात यह है कि ये सब हमारा हक हमसे छीनने की बात है। इसकी बहुत सख्ती से मुखालफत की गई पार्लियामेंट में। जब ये बिल आया, अमेंडमेंट्स आए, तो उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया, जेपीसी को, जिसके चेयरमैन थे जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका पाल चेयरमैन थे और बहुत सारे मेंबर्स थे अलग अलग पार्टियों के उसमें, लेकिन वहाँ भी तो बीजेपी के मेंबर्स ज़्यादा तादाद में थे। तो जेपीसी में भी किसी की बात नहीं मानी गई, और जेपीसी ने जैसा वो बिल था उसमें बहुत कम मॉडिफिकेशन करके पास करने के लिए पार्लियामेंट में लाया। उस वक्त भी बहुत हंगामा किया गया। इसकी चर्चा सुबह 4 बजे तक चलती रही। हम लोग 4 बजे तक इस पर चर्चा कर रहे थे। हम में से हर एक ने उसमें हिस्सा लिया, उसमें हमने अपने ऑब्जेक्शंस दर्ज किए। लेकिन आखिर में जब वोटिंग हुई तो लाजमी बात है कि अगर तादाद बीजेपी की ज़्यादा है, लाजमी है क्योंकि सरकार है उनकी, सरकार इसीलिए है कि उनकी तादाद ज़्यादा है। तो जब वोटिंग हुई तो उनकी तादाद की वजह से वो अमेंडमेंट पास हो गए। तो अब नया बिल आ गया है जिसका नाम उन्होंने उम्मीद रखा है। हालांकि बिल्कुल नाउम्मीदी देने वाला ये एक्ट बन गया है, क्योंकि अब हमको तो उम्मीद बहुत कम रही कि ये हमारे ज़मीनात कब किसी के हो जाएंगे, कब कोई बहुत बड़ा उद्योगपति आकर उस पर कोई नए चीज़ें शुरू कर देगा। हज़ारों करोड़ की एक एक ज़मीन बड़े शहरों में है। ये एक तरफ सरकार की साजिश चल रही है जिसमें वो कामयाब भी हो गए हैं, और दूसरी तरफ हमारे अपने मेंबर, हमारे अपने लोग, मैं भी अदीब साहब महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की मेंबर हूँ, और कई दिनों से मैंने बंद कर दिया वक्फ बोर्ड के मीटिंग में जाना। खुल्लम खुल्ला वहाँ पर जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है, हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं। हमको अल्लाह को जवाब देना है। हर ज़मीन को नॉन वक्फ करने का एक सिलसिला शुरू हो गया। अंबानी की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है महाराष्ट्र में, मुंबई में। वो एक यतीम खाना था, वक्फ की ज़मीन थी। तकरीबन 20 साल पहले हंगामा हुआ था कि ये बिल्कुल इनका हो नहीं सकता है। अब वो ज़मीन लोग कोर्ट में गए, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने रेफर बैक किया, हम लोगों ने वक्फ बोर्ड ने नॉन वक्फ डिक्लेयर करके भेज दिया उसको। ऐसे कितने ज़मीनात हैं जो नॉन वक्फ डिक्लेयर किए जा रहे हैं। क्या किया जाए? अवेयरनेस हमको इस चीज़ की होनी चाहिए कि कम से कम आज तो हम संभलें, कम से कम आज तो हम सीधे रास्ते पर आए। और इसके लिए समाज का प्रेशर ज़ीरो है।
अगर समाज का प्रेशर होता है तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती इस तरह के काम करने की। ये कब्रिस्तान हमारे हैं, हम मरेंगे तो कहाँ दफनाए जाएंगे? हमारे मसाजिद है, अगर उन पर कब्जे हो जाएंगे तो हम कहाँ नमाज पढ़ेंगे? क्या होगा हमारी दीन का? ये सब चीज़ सोचना हमारे लिए बहुत अहम है। और इसीलिए आप लोग जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, इसके लिए आपको मुबारकबाद है। लेकिन हर एक को ये बात सोचनी होगी कि मेरी जान से ज़्यादा अहम है कि मैं इस वक्त को आज उसको हिफाजत करने में कोई ना कोई अपना हिस्सा, मेरा कंट्रीब्यूशन उसमें हो। घर बैठ के दूसरों को बुरा बोलने से कुछ नहीं होगा कि ये तो वो कर रहे हैं, वो तो सरकार तो ऐसा कर रही है और हम तो। ये अदीब साहब को देखिए, मैं तकरीबन हर 2 दिन आड़ इनके एक प्रोग्राम में जाती हूँ। कोई ना कोई समाज के लिए प्रोग्राम अलग अलग, कहीं तालीम का प्रोग्राम, कहीं वक्फ का प्रोग्राम, कहीं और प्रोग्राम, कहीं प्रेस शुरू करने का। ये जो धड़पड़ है, ये जो कोशिश है, ये खाली नहीं जाने वाली है। ऐसे ही कोई एक चिंगारी उठती है और उसकी वजह से समाज में तब्दीली आती है, रिफॉर्म आता है। हमको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है अपने आप को। हमको अपने ज़मीर को जगाने की ज़रूरत है। हमारा ज़मीर सोए हुए हैं। अगर हमारे ज़मीर जागेंगे तो कल हम एक डिग्निटी के साथ इस समाज में जी सकेंगे, वरना आहिस्ता आहिस्ता हम ख़त्म हो जाएंगे। और इसलिए वक्फ के ज़मीनात का इस्तेमाल तालीम के लिए होना चाहिए, गरीबों की मदद के लिए होना चाहिए। इसमें से हमारे माशरे को कहीं जाके भीख मांगने की, हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उतनी ज़मीनात ये हैं, अगर उसका सही इस्तेमाल हो तो बहुत फ़ायदा हो सकता है समाज का। लेकिन अफसोस कि आज तक हम खुद उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। लेकिन चलिए, कभी भी देर नहीं होती है कुछ किसी बात के लिए। जो भी हालात हैं उसको दुरुस्त किया जा सकता है, बशर्त ये कि हम उसके लिए कोशिश करें, हम उसके लिए स्ट्रगल करें, हम उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हों। हमारी कुर्बानी किसी भी रूप में हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कुर्बानी का मतलब है कि आप जान दे दीजिए। यूँ भी हमारे मज़हब में ज़कात देने का हुक्म है। ज़कात होती है हमारे जो भी इनकम से बचत हो उसके 2.5% पैसा हम ज़कात में देते हैं। तो क्या हम अपने 2.5% वक्त हम अपना नहीं दे सकते हैं? अपना 2.5% हम सोच नहीं दे सकते हैं? हम अपना 2.5% कोशिश हम उसके लिए नहीं डाल सकते हैं? और इसमें आप अपने बच्चों की जो तरबियत करते हैं वो भी शामिल है, क्योंकि माएँ हैं हम, और हमारा काम है माशरे को एक अच्छा अखलाकी माशरा हम उभारें। वो हमारे हाथ में है। जाते जाते मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि हम सब माँओं का काम ये है कि हमारे गोद में जो माशरा पल रहा है और जो कल हमारी ज़िंदगी कैसी होगी इस मुल्क में वो तय करेगा। तो उस माशरे में अपने बेटों की तरबियत पर हम ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि हर माँ के लिए बेटा बहुत आँख का तारा होता है। बेटे की पैदाइश के इंतज़ार में हम आधी ज़िंदगी हमारी चली जाती है कि बेटा हो तो कुछ हो, लेकिन आखिर में अगर आगे कोई जा रहा है तो बेटियां जा रही हैं, बेटियां आपकी मदद कर रही है, बेटियां आपके बुढ़ापे में आपकी काम आ रही है। ये सब हम नहीं देखते, लेकिन बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। और बेटे को एक प्रिविलेज्ड बेटा जो हमारे घर में होता है, वो जाएगा अच्छे स्कूल में, लड़कियां जाएंगे कम दर्जे के स्कूल में, सरकारी स्कूल में चले जाएंगे, बेटे को अच्छा फीस दे के पढ़ाएंगे। इसको संभालना है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है। बेटे को इतनी आज़ादी है कि हम
वो रात भर चाहे चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर रात भर खड़े रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। आधा माशरा रात भर जागता है और आधा दिन सोता है, कैसे तरक्की होगी हमारी? लड़कियां तो नहीं जाके खड़े रहते हैं हमारे पान की दुकानों पर, बेटे खड़े रहते हैं। बेटों पर सख्ती करिए, बेटों की तरबियत कीजिए, बेटों को संभालिए, क्योंकि इन्हीं से आगे हमारी जिंदगी मुंसलक है। तो हमारा माँ के रूप में भी बहुत बड़ा रोल है। उस रोल को, उसकी अहमियत को हम समझें और उस पर हम अमल करें। मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ कि आप सबको ये बात अहम लगी कि वक्फ बोर्ड के कॉन्फ्रेंस में आप आएँ, आप समझें, आप बैठें। आपने शुरुआत की है, शायद हम लोगों से और बहुत ज़्यादा आप कुछ कर रही हैं, लेकिन आपको और बहनों को आपके साथ जोड़ना होगा। और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के गांव-गांव में हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें उस तरह की माएँ बन जाए जो एक अच्छा माशरा उभार सके। इसकी कोशिश हम करें। इतना ही कहती हूँ।